गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आप सभी लोग इलाहाबाद पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, ये जो पोर्शन आज हमने लिखा है ना, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, ये आपके आता है पॉलिटी वाले पोर्शन में, इंडियन पॉलिटी के पोर्शन में आता है। और ये इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम जो से क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के लिए आएंगे, जिधर कि आपको एक तरफ केसेस दिए रहेंगे, दूसरी तरफ उनके ईयर दिए रहेंगे। ठीक है, या फिर इसके अलावा क्वेश्चन आपको फॉर्म में मिल जाएगा जिसके साथ केस का नाम और उसका ईयर दिया रहेगा, फिर वो किस चीज़ से डील करता था उसको 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैंडमार्क जजमेंट तो कई सारे आए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो अपने एग्जाम के लिए वो कौन कौन से हैं, उनके अंदर क्या क्या वर्डिक्ट आया था, उनके अंदर क्या क्या वर्डिक्ट को सुनाया गया था, उसको हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास के साथ हमारे बने रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 केसेस ये हैं और 2 केसेस और भी हैं, मतलब टोटल 9 केसेस आज हम देखेंगे। और इन 9 केसेस से आप मान के चलिए कि आपके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। इसको आप आगे लिख सकते हो, मतलब ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हो, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस लेवल तक इंपॉर्टेंट है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये टोटल जितने भी लैंडमार्क जजमेंट आए इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसका मतलब ये नहीं कि एंशियंट और मेडिवल पीरियड, वो चीज़ नहीं है। ये इधर ही इंडिपेंडेंस के बाद है ना, इन द इंडिपेंडेंस इंडिया लिखना चाहिए था, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इसको हम देखेंगे आज की क्लास में और इसको स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। तो चलिए, एक तरीके से आज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगाएंगे, जिसमें कि हम सारे अपने प्री पास्ट केसेस को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी जो क्लास है उसको आप चाहे सुप्रीम कोर्ट की क्लास मानिए, चाहे हाई कोर्ट की क्लास मानिए, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट की क्लास मानिए। ये सारे जो केसेस आए हैं ये मैक्सिमम पास ऑन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, मतलब जो केसेस थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चलता था। ठीक, तो उसको चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है, शंकरी प्रसाद। ठीक है, शंकरी प्रसाद, इनका ईयर क्या है, 1951। इन केसेस के वर्डिक्ट के अंदर क्या आया था उसको तो हम देखेंगे, साथ में वो किस साल में पास हुए थे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी, क्योंकि ईयर हमेशा पूछता है, ईयर के बेसिस पे क्या करता है आरओ एग्जाम में प्ले करता है। तो देखिए, इनके केसेस को आप इनके ईयर को जरूर याद रखिए। देखिए, मैक्सिमम सब में तो 1900 है ही, चाहे 1951 हो, 1960 हो, 1967 हो। तो अपने को मेन जो याद रखना है ना, तो जो लास्ट का जो 2 है, ये जैसे इसमें 51 हो गया, इसमें 60 हो गया, इसमें 67 हो गया, उन चीज़ों को क्या हमें करना है, याद रखना है। ठीक है, तो उसको कैसे भी अपने को याद रखना है। जैसे मान के चलो कि इसमें क्या है 1951, तो 5 और 1 मिलकर के क्या होते हैं 6, 5 और 1 मिलकर 6 होते हैं। और प्रसाद में टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं कि शंकरी प्रसाद, प्रसाद के अंदर 6 हैं, तो हमें 6 को याद रखना है 5 और 1 से। होता 4 और 2 भी है, 4 और 2 भी 6 है, लेकिन हमें याद कैसे रखना है, 5 और 1 से। अब ये नहीं कर देना कि जाकर एग्जाम में 606 होता है, 4 2 भी 6 होता है, नहीं, अपने को कम से कम इतना माइंड का यूज करना है कि 5 और 1 को लेके चलना है, जो कि 6 होता है। और शंकरी प्रसाद में भी कितने टोटल वर्ड हैं, 6। ठीक, अब इसके अंदर क्या चीज बताया गया था उसको देखिए। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बात की गई है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। शंकरी प्रसाद केस में किसकी बात की गई है, अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, मतलब जो कुछ भी पावर है पार्लियामेंट के पास अमेंडेबिलिटी के, उसके अंदर फंडामेंटल राइट भी इंक्लूड है। ठीक, ये अपने किसने बताया गया, शंकरी प्रसाद केस में। इसको फिर से देखिए, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, एफ मतलब फंडामेंटल राइट और एस मतलब सुप्रीम कोर्ट है। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट क्या हो सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड इंक्लूड फंडामेंटल राइट। अमेंड किससे होता है, अंडर आर्टिकल नंबर 368। किसमें होता है, अंडर आर्टिकल 368। ठीक, इसको अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बता दिया गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। किसमें बताया गया, शंकरी प्रसाद केस में। किस साल पास हुआ, 1951 में। इसके बाद देखिए सेकंड वाला क्या है अपना, सेकंड वाला है बेरूबरी यूनियन। ये कब पास हुआ है, 1960 में। तो इसमें 60 को अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये पास हो गया 1960 में। इसमें क्या बताया गया था बेरूबरी यूनियन केस में, इसमें कुछ बताया नहीं गया था। इसमें इंडिया के पास एक टेरिटरी थी बेरूबरी नाम की, जो कि वेस्ट बंगाल में थी, उसको ट्रांसफर किया गया था पाकिस्तान को।
तो इसमें क्या बताया गया है, पार्लियामेंट पावर टू ट्रांसफर टेरिटरी ऑफ बेरुबरी को किसको ट्रांसफर किया गया, पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया। इसमें सिर्फ इतना है, हमारे पास जो एक टेरिटरी था बेरुबेरी नाम से, उसको हमने किसको ट्रांसफर किया था 1900, किसको ट्रांसफर किया था, पाकिस्तान को। किस जजमेंट के अंडर में, बेरुबरी यूनियन केस ऑफ 1960। ठीक, इसको इसमें बताया गया है। बेरुबरी आप नाम से याद रखना कि एक टेरिटरी थी, इसको किसको ट्रांसफर की गई, इंडिया से पाकिस्तान को। ठीक, 1960 में केस आया है। तीसरा आप लोग देखिए, तीसरा केस क्या है, गोलकनाथ केस कब आया है, 1967 में। क्या है, गोलकनाथ केस। अब ये जो गोलकनाथ केस हुआ था, तो कई लोग सुनने के उससे पर्पज से गोलकनाथ को कभी कभी आदमी राइमिंग कर देता है, किससे, गोरखनाथ से। अब गोरखनाथ क्या है, एक टेम्पल है गोरखपुर में, गोरखनाथ एक टेम्पल है गोरखपुर में। तो इसमें हमको कैसे याद रखना है, जैसे इसमें लिखा है ना गोलकनाथ, इसको हम याद रखना है गोरखनाथ के जैसे ही। अब इसमें 67 को कैसे याद रखना है, इसको आप इस तरीके से समझ लो कि गोरखनाथ मंदिर में एंट्री का जो टाइम है, जो उसमें जाने का समय है, वो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में है। वो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में है। तो 67 मतलब 6 से 7 बजे के बीच में कहाँ को जाना है, गोरखनाथ मंदिर में सुबह सुबह। तो अपने को यहाँ से याद रखना है गोलकनाथ 1967, 6 और 7। तो 1900 तो सब में कांस्टेंट ही है। जो लास्ट दो दो जो टर्म एक्सचेंज हो रहे हैं, जो डिजिट एक्सचेंज हो रही है, उनको हमें कैसे भी किसी न किसी ट्रिक से उनको याद रखना है। ठीक, तो इसको मैं याद हो गया गोलकनाथ के 1967, 6 से 7 बजे के बीच में उस मंदिर में जाना है। आगे देखिए, इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड या नॉट। इसमें क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें आर्टिकल 13 की बात भी की गई है। अब आर्टिकल 13 किस चीज़ से डील करता है, आर्टिकल 13 डील करता है जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल रिव्यू से, जो कि क्या बताता है कि अमेंडेबिलिटी ठीक है, पार्लियामेंट अमेंडेबिलिटी कर रही है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी अमेंडेबिलिटी वो लाती है जिससे कि हमारा फंडामेंटल राइट अगर डिस्टर्ब होता है, तो उसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इंटरवीन करेगी और पार्लियामेंट से क्या बोलेगी कि आप इसको चेंज करके वापस से आप किसी ऐसे नियम को लेकर के आए जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे, फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब ना करे, या फिर फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाए। ठीक, तो इसमें बात की गई है आर्टिकल नंबर 13 में। तो इसमें बताया गया आर्टिकल 13 के बारे में भी, और उसके बाद क्या बताया गया है कि आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल नंबर 368, जिससे हमने ऊपर ऊपर क्या देखा था, अमेंडेबिलिटी होती है, जिससे कि संशोधन होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 368 इसमें ये बताया गया है गोलकनाथ केस में कि वो संसद को, मतलब कि पार्लियामेंट को एक तरीका बताता है कि इस तरीके से चीज़ों को अमेंड करना है, ना कि कोई पावर देता है अमेंड करने का। इसको क्लियर सुनिएगा। आर्टिकल 368 मतलब इस केस में, गोलकनाथ केस में क्या बताया गया कि आर्टिकल 368 एक प्रोसीजर बताती है कि किस तरीके से अमेंडमेंट करना है, ना कि आपको पावर दे रही है कि आप उसका अमेंडमेंट करिए। ठीक, इसको क्लियर रखना है। इस केस में आया था कि आर्टिकल 368 गिव्स प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरीका बताती है किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, बट नॉट कन्फर द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पावर नहीं दे देती कि आप संविधान में किसी भी हिस्से को जाकर के क्या कर दो, अमेंड कर दो। इसको क्लियर रखना है, तरीका बताती है, ताकत नहीं देती है। ठीक है, आर्टिकल 13 की बात की गई है, जो कि क्या बताया गया है कि आप कोई भी नियम लेकर के आइए, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट को क्या करना चाहिए, वो आपके फंडामेंटल राइट को वो चीज़ वायलेट नहीं करनी चाहिए। अगर की तो आप वापस उसको जाइए, नए नियम को बनाइए और फिर उसको संशोधन करके लाइए, वरना सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठे हुए चीज़ों को देखने के लिए, जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस को देखने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ की बात की गई है। तो इसमें भी एक तरीके से क्या बताया गया कि ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट क्या करना है, वायलेट नहीं करने देना है। ठीक, ये किसमें बताया गया है, गोलकनाथ केस में। इसके बाद देखिए अगला केस क्या आता है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब आ रहा है अपना, 1973 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। केशवानंद भारती केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में। इसमें क्या बताया गया, इसको तो पहले आप यहाँ से याद रखो। केशवानंद के अंदर देखो टोटल कितने वर्ड हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर टोटल 10 वर्ड हैं केशवानंद के अंदर, और 7 और 3 मिलकर क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो इसको हमें यहाँ से याद रखना है, केशवानंद के अंदर टोटल कितने वर्ड हैं, 10, और किस ईयर में पास हो रहा है, 1973 में। तो जो 19 तो कांस्टेंट था, फिर से पहले के जैसे ही, जो 7 3 है वो टोटल मिलकर क्या बनाते हैं, 10, 7 और 3 क्या बनाते हैं, 10। तो उस 10 को याद रखना केशवानंद से। अब अपने को फिर ये नहीं कर देना केशवानंद आएगा तो 9 और 1 जोड़ दिए, 8 और 1 जोड़ दिए, 6 और 4 दो दिए, नहीं, 7 और 3 ही जोड़ना है। इसको कम से कम इतना तो चीज़ों को अपने को माइंड करके चलना है। ठीक, तो 1973 में एक केस पास हो गया। इसमें क्या बताया गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें बात की गई है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की।
क्या बताई, बात की गई है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब मूल धारा संविधान के बारे में बात की गई है, मूल धारा की बात की गई है, मूल स्ट्रक्चर की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर की। इसमें क्या बताया गया है कि एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, केशवानंद भारती केस में क्या बताया गया कि हर एक पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के अंदर आता है, किसके, पार्लियामेंट के। मतलब पार्लियामेंट हर एक हिस्से को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, यहां तक इसमें ये बताया गया। इसके बाद देखिए, विदाउट डिस्टर्बिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कुछ चीजों बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी चीजों को डिफाइन किया गया है, उनको डिस्टर्ब किए बिना पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। किसमें बताया गया, केशवानंद भारती केस में। आगे देखिए, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये मतलब पार्लियामेंट है। इसमें बताया गया कि जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो किसी भी हिस्से को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। स्ट्राइक डाउन करना मतलब नल एंड वॉइड, उसको घोषित करना। ठीक, विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आपके बेसिक स्ट्रक्चर से वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, तुरंत नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। अब आप इसको समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कब करेगी, अंडर आर्टिकल 13, जब भी कोई जो अमेंडमेंट आया है वो आपके फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है या फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इंटरवीन करेगी। तो इसमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, ये भी एक तरीके से क्या है, आपका फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है इनडायरेक्ट वे में। ठीक, तो जब भी मतलब आप किसी भी पार्ट को अमेंड करिए, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो ये जो टर्म है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन अंडर विच जजमेंट, इस तरीके से भी क्वेश्चन आया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अंडर विच जजमेंट, तो आपको ऑप्शन दे देगा, शंकरी प्रसाद, बेरूबरी यूनियन, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। अपने को क्या करना है, केशवानंद भारती केस करना है। इसमें क्या बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब किए बिना आप चीजों के अंदर अमेंडमेंट करिए, लेकिन अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी की तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी। स्ट्राइक डाउन करना मतलब क्या होना, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, अब भले पार्लियामेंट उसको पास कर दिया फिर भी। ठीक, विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो आपका अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको क्या करेगी, नल एंड वॉइड उसको घोषित कर देगी। ठीक है, अगले केस को देखिए। अगला केस हमारा क्या है, केस क्या है, मिनर्वा मिल्स। कब आया था, 1980 में। 1980 में क्या आया है, मिनर्वा मिल्स। अब इसके लिए यार कोई ट्रिक नहीं बन पा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको अपने को ऐसे याद रखना। 1980 में क्या आया है, मिनर्वा मिल्स केस आया है। इस केस में क्या बताया गया है, इसको याद रख लो यहाँ पे ब्लू मार्कर से, 1980। इसमें क्या बताया गया है, इस केस ने फिर से स्ट्रेंथन किया किसको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। 1973 में तो केशवानंद भारती केस आया था जिसमें की बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया, इसने क्या किया, फिर से इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, स्ट्रेंथन किया, मतलब उसको और ताकत दी। किस तरीके से ताकत दी उसको देखिए। इसने स्ट्रक डाउन किया टू चेंजेस मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दो चीजों को लेकर के आया गया था, जो कि क्या था, क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5, वो रिलेटेड थे इमरजेंसी प्रोविजन से। क्लॉज नंबर 4 इसी के अंदर में आया था, क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो कि डील करता था किससे, इमरजेंसी प्रोविजन से। तो उससे रिलेटेड कोई नियम आया था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत क्या किया था, उसको तुरंत नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, तुरंत उसको स्ट्रक डाउन करके उसको इनवैलिडेट कर दिया था। ठीक, इसमें क्या बताया गया था, जजमेंट मेड इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट पार्लियामेंट। इस जजमेंट ने क्या चीज क्लियर कर दी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके आप लोग रख लीजिए। इसमें क्या बताया गया है मिनर्वा मिल्स केस में, कि जो जजमेंट उसमें आया, जो कि क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 को, जिसको पार्लियामेंट लेकर के आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, उन दोनों को, क्लॉज नंबर 4 को, क्लॉज नंबर 5 को क्या किया गया, इनवैलिडेट घोषित किया गया, उसको पूरे तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पे क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रही थी, उसको रिप्लेस करने की बात कर रही थी। ठीक, तो तुरंत क्या हो गया, इस केस ने क्या किया था, उसको और स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन कैसे किया, क्योंकि उसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया। मतलब जिसकी बात इसमें की गई थी 1973 में कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, तो वो सेम चीज किसमें हो गया था, मिनर्वा मिल्स केस में 1980 के। तब लोगों को लगा कि हाँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की बात की गई है वो चीज सही है, उसको अगर पार्लियामेंट कभी भी इंटरफेयर करेगी, उसमें कभी भी इंटरफेयर करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, तुरंत इंटरवीन करेगी। तो इसमें कर दिया गया। और इसमें क्या बताया गया कि जजमेंट ने क्या बताया, एकदम क्लियर कर दिया कि जो अपना संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सर्वोपरि है, वो सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट।
ठीक, इसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं माना गया, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया, सुप्रीम माना गया है। ये किस केस के अंदर में आया, मिनर्वा मिल्स के केस में। तो और कभी क्वेश्चन पूछता है कि द जजमेंट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड सुप्रीम एंड नॉट पार्लियामेंट वाज पास्ड अंडर विच जजमेंट, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे लोग, गोलकनाथ, केशवनाथ भारती, मिनर्वा मिल्स, साहबानो। तो अपने को क्या करना, तुरंत क्लिक कर देना है किस पे, मिनर्वा मिल्स केस पे। ठीक, अगले जजमेंट को देखिए, अगला जजमेंट कौन है अपना, शाहबानो बेगम केस। ठीक है, ये कब आया, 1985 में। शाहबानो बेगम केस के अंदर, इसके अंदर बात किया गया है एलिगोमी को लेकर के, एलिमोनी को लेकर के। एलिमोनी मतलब क्या होता है कि जो एक लॉ के थ्रू कंपनसेशन जो मनी दिया जाता है, अगर वाइफ एलिजिबल है तो हस्बैंड को, और अगर हस्बैंड एलिजिबल है तो वाइफ को। एक वो बाई लॉ होता है वो चीज, मतलब एक कहते हैं ना गुजारा भत्ता, डिवोर्स के बाद जो दिया जाता है, उसके बारे में बात किया गया था। अब इसको देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें किसकी बात की गई है, मुस्लिम वुमेन फाइट फॉर द राइट। इसमें बात की गई थी मुस्लिम वुमेन फाइट फॉर द राइट। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अपहेल्ड राइट टू एलिमोनी। इसने राइट टू एलिमोनी को उसने क्या कर दिया था, अपहेल्ड कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। और क्या बता दिया कि मुस्लिम वुमेन के लिए भी, फॉर मुस्लिम वुमेन ऑल्सो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एप्लीकेबल होगा, और मुस्लिम वुमेन्स पे भी होगा, मतलब ऑल ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया पे होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियन। फर्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म कौन सा, उनका मजहब कौन सा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और ये जो अपहेल्ड कर दिया था राइट टू एलिगेमी को, जो कि पैसा दिया जाता था, खर्चा वाला गुजारा भत्ता दिया जाता था डिवोर्स के बाद, उसको उसने खत्म करके और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक, क्या हो गया, राजनीतिक क्ले हो गया, मतलब क्लेश हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। उसमें फिर क्या हुआ कि जो उस समय सरकार थी, किस समय केस पास किया गया, 1985 में, उसमें जो भी सरकार थी उसने क्या किया, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। अब ये पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी जजमेंट को ओवरटर्न कर सकती है, बस उस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में वो चीज ना हो। बाकी अगर किसी भी आपके मैटर पे अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ किसी चीज को नल एंड वाइड घोषित करती है, तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है उसके डिसीजन को ओवरटर्न करने की। तो चूंकि वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, उसके अंदर मुस्लिम वुमेन्स को भी इंक्लूड कर लिया था। ये ऑल ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियन। तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, तुरंत ओवरटर्न करके, और क्या चीज लेकर के आ गई, पास क्या कर दिया, मुस्लिम वुमेन का एक लॉ पास किया, प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। मुस्लिम वुमेन्स के लिए क्या अलग से पास किया गया, प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर ये बताया गया कि जो एलिमोनी है, जो गुजारा भत्ता है, जो कि हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को देती है, जो भी एलिजिबल हो उस हिसाब से, तो उसको क्या बताया गया है कि इसमें जो एलिमोनी की बात की गई है वो सिर्फ इदात पीरियड के बारे में बताई गई है, कि जब तक हमारा इदात पीरियड होगा, इदात पीरियड मतलब होता है ऑब्जर्वेशन पीरियड। इसमें कितना रखा इसको गया है, इसको रखा गया है 3 साल के लिए, अरे सॉरी 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ। तो इस 3 महीने में एक ऑब्जर्वेशन पीरियड ये होता है कि मतलब हो सकता है अगर चीज़ें ठीक हो गई तो उसको फिर से क्या कर लेना, पहले के तरीके से उसको अपना नॉर्मल कर लेना है। तो इसमें ये बताया गया कि वो जो इदात पीरियड है, सिर्फ उसी के टेन्योर में ये जो एलिमोनी है, जो गुजारा भत्ता होता है, जो डिवोर्स के बाद दिया जाता है, उसको दिया जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए उसको नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के आया गया था कब, प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 से। उस चीज को किसने पास किया था, गवर्नमेंट ने पास कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि उनको भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर क्या करिए, इंक्लूड करिए। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से उस नियम को ओवरटर्न की और अलग से नियम लेकर के आई, प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसमें बताया गया कि जो गुजारा भत्ता है वो सिर्फ इदात पीरियड के अंदर में दिया जाएगा, जो कि एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है 3 महीने के लिए। इसके बाद देखिए अगला केस, अगला बार बार केस निकल जा रहा, अगला केस क्या है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस साल में आया है, 1992 में। ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कब आया है, 1992 में। इसमें क्या बताया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या एग्जामिन किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4। ठीक, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 को इसने एग्जामिन किया। आर्टिकल नंबर 16 क्या होता है हमारा, फिर से वो फॉर्मूला लगा लीजिए, EDOUT, 14, 15, 16, 17, 18। तो 16 क्या आता है, अपॉर्चुनिटी को लेकर के। ठीक है, राइट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या बताया गया है, प्रोवाइड जॉब इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास, मतलब जॉब को प्रोवाइड कराया गया किसके लिए, इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास के। उसको देखा गया है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 के अंदर में। उसके बाद इसने क्या किया, इट अपहेल्ड
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू 27% ऑफ रिजर्वेशन। इसने क्या किया, 27% रिजर्वेशन को क्या किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसको दे दी। जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई। किस केस के अंदर, इंदिरा साहनी केस के अंदर। उसके बाद देखिए कुछ सर्टेन कंडीशन उसमें माने गए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई उसको कुछ सर्टेन कंडीशन ही माने गए। वो क्या था, एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर। उसमें से क्रीमी लेयर को हटा करके जो कुछ भी जो रिजर्वेशन था 27% का, उसमें किसको किसको एक्सक्लूड किया गया, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया। इसके बाद कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा किसमें, प्रमोशन में। इस चीज की बात भी की गई, कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा किसमें, प्रमोशन में। और तीसरी चीज इंदिरा साहनी केस में और क्या बताया गया कि जो टोटल कोटा का जो रिजर्वेशन है, जो टोटल रिजर्वेशन कोटा है वो क्या होना चाहिए, 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब 50, जो भी कुछ आपका कोटा 50% के अंदर ही रहेगा, जो बचा 50% रहेगा वो सामान्य वर्ग के लिए रहेगा। जिसमें क्या बताया गया कि इंदिरा साहनी केस में कि जो 50% का जो मार्क है उसको क्या करना है, आपको ओवर ब्रीच नहीं करना, उसको आपको अलग से एक्सीड नहीं करना है। ठीक, तो ये हमारे कुछ केसेस हो गए, जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अपने क्या हो गए, 7 केसेस हो गए जो इंपॉर्टेंट केसेस थे। 2 और बच रहे हैं, उन दोनों को भी हम देख लेते हैं इधर कहीं साइड में लिख के। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एग्जाम में आपके हमेशा आते हैं। मतलब हैं तो अप्रॉक्स 25 से 30 ये, लेकिन ये जो 9 है ना, जो 8, 9 जो भी बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके फ्रेम डाउन होते हैं। इसमें देखिए क्या बात की गई है। अगला जो हम केस देखेंगे ये हमारा होगा 7 के बाद 8। 8th हमारा केस है वो रिलेटेड है मेनका गांधी से। किससे, मेनका गांधी। और ये पास किस साल में हुआ है, 1978 में। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात किया गया। किसके बारे में बात किया गया है, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। मतलब वही राइट टू फ्रीडम वाला जो आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 21, इसके बारे में बात की गई। इसमें बस अपने को क्या याद रखना है कि मेनका गांधी का जो केस था वो किस साल में आया है, 1978 में। इसको याद रखना है। अगला केस देखिए, हमारा जो 9th केस है वो कौन सा केस हो जाएगा, एसआर बोमई, है ना, एसआर बोमई केस। ये कब पास हुआ है, 1994 में। एसआर बोमई केस 1994 में। इसमें क्या हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्ब करना चाहा आर्टिकल नंबर 356 को, उसको मतलब लिमिट करना चाहा। क्या इसमें लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट कर्ब मतलब होता है लिमिट करना। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कर्ब द यूज ऑफ आर्टिकल 356। और आर्टिकल नंबर 356 में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किसके ऊपर लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल किसके ऊपर इंपोज किया जाता है, ओवर द स्टेट्स। तो इसमें क्या बोला गया कि जो इसका एक्सेस यूज किया जा रहा था, किस चीज का एक्सेस यूज किया जा रहा था, आर्टिकल नंबर 356 का, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, उसको थोड़ा लिमिट की। ठीक है, लिमिट द यूज ऑफ आर्टिकल 356, जो कि क्या था, प्रेसिडेंट रूल था स्टेट्स के ऊपर। किसी भी रीजन को देकर के क्या किया जाता था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या होता है कि उस स्टेट की जो भी मशीनरी होती है, जो कुछ भी उसका फंक्शनिंग होता है, पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाता है और उसके पावर को पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ओवरटेक कर लेती है। ठीक, तो एसआर बोमई केस में क्या बताया गया था, कब पास हुआ, 1994 में। और इसके अंदर क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड किया किसके यूज को, आर्टिकल नंबर 356 के, जो कि क्या था, प्रेसिडेंट रूल था। तो ये हमारे टोटल आज कुछ ये 9 केसेस हो गए, 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक चले अपने। तो ये सारे केसेस क्या है अपने, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और क्वेश्चन यहाँ से मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट में हमें बताइए। इसके बाद लैंडमार्क जजमेंट के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर, अब हाँ, अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम आए ही हैं, उसमें मान के चलिए आपकी करीब 75 से 80 टोटल आर्टिकल्स होंगे, 75 से 80 होंगे। अगर उनको आप देख ले जाते हो तो देखिए आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के और आर्टिकल नंबर 51 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। 12 से कह लो या फिर 13-14 से कह लो, जहाँ से फंडामेंटलिटी स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के और डीपीएसपी, मतलब एकदम फ्रैंक इसमें चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये नहीं बोला जाए कि आप सारे के सारे आर्टिकल्स याद करो, नहीं, याद उसी को करना है जो कि आप अपने एग्जाम में आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के और आर्टिकल नंबर 51 तक वो तो आपको मस्ट है कि याद होना ही चाहिए, जो भी आपके 30-40 के आसपास वो बन रहे हैं। उसके अलावा आपके पास मुश्किल से 25 से 30 और आर्टिकल्स हैं जिनको अगर आप देख ले गए
तो एग्जाम में जितने एटलीस्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी आप उनका हेल्प ले सकते हो, वो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि देखिए हमने बीपीएससी वाले में पढ़ाया था आर्टिकल्स को, आर्टिकल नंबर 50 तक हमने उसमें कवर किया था, उस वीडियो को आप वहाँ से देख लीजिए। और अलग से हम अगली क्लास में 25 से 30 आर्टिकल आपको बताएंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो कम से कम आर्टिकल वाला जो अपना टेंशन है वो वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए क्लास आप लोग को आज वाला कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आर्टिकल वाली क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।